राधे राधे। आज की हमारी कहानी है बड़े घर की बेटी। यह कहानी मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा ली गई है। बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। उनके पितामह यानी दादाजी किसी समय के बड़े धन धान्य संपन्न थे। गांव का पक्का तालाब और मंदिर, जिनकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी, उन्हीं के कीर्ति स्तंभ थे। कहते हैं इस दरवाजे पर कभी हाथी झूमता था। अब उसकी जगह एक बूढ़ी भैंस थी, जिसके शरीर में अस्थि पंजर के सिवा और कुछ नहीं था। मतलब बहुत कमजोर हो चुकी थी, पर दूध शायद बहुत देती थी, क्योंकि एक न एक आदमी हांडी लिए उसके सिर पर सवार ही रहता था। बेनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों में भेंट कर चुके थे। उनकी वर्तमान आय 1000 रुपये वार्षिक अधिक ना थी। ठाकुर साहब के 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम था श्रीकंठ सिंह। उसने बहुत दिनों के परिश्रम और उद्योग के बाद बीए की डिग्री प्राप्त की थी। अब एक दफ्तर में नौकर था। छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का था, सजीला जवान था, भरा हुआ मुखड़ा, चौड़ी छाती, भैंस का 2 सेर, ताजा दूध वह सवेरे पी जाता था। श्रीकंठ सिंह की दशा बिल्कुल उल्टी थी। उनकी नेत्र प्रिय गुणों को उन्होंने बीए यानी कि इन्हीं 2 अक्षरों पर न्यौछावर कर दिया था। इसी से वैद्य ग्रंथ पर उनका विशेष प्रेम था। आयुर्वेद पर उनका अधिक विश्वास था। शाम सवेरे उनके कमरे से प्रायः खरल की सुरीली कर्ण मधुर ध्वनि सुनाई दिया करती थी। लाहौर और कलकत्ते के वैद्यों से बड़ी लिखा पढ़ी रहती थी। श्रीकंठ इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी अंग्रेजी सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी ना थे। मतलब कि वह भी बीए की डिग्री प्राप्त करने के बाद भी अंग्रेजी चीजों से ज्यादा लगाव नहीं रखते थे, बल्कि वह हमेशा बड़े जोर से उसकी निंदा और तिरस्कार किया करते थे। इसी से गांव में उनका सम्मान था। दशहरे के दिनों में वह बड़े उत्साह से रामलीला में सम्मिलित होते और स्वयं किसी न किसी पात्र का पाठ लेते। मतलब कि श्रीकंठ जी रामलीला में किसी न किसी रोल में आ ही जाते थे। गौरीपुर में रामलीला के वही जन्मदाता थे। प्राचीन हिंदू सभ्यता का गुणगान उनकी धार्मिकता का प्रधान अंग था। सम्मिलित कुटुंब के तो एकमात्र उपासक थे। आजकल स्त्रियों को कुटुंब में मिलजुल कर रहने की जो अरुचि होती है, उसे वह जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक समझते थे। उनका मतलब था कि जो महिलाएं घर में मिलजुल कर नहीं रहती, इस चीज को वह अच्छा नहीं समझते थे। यही कारण था कि गांव की ललनाएं उनकी निंदक थी। कोई कोई तो उन्हें अपना शत्रु समझने में भी संकोच नहीं करती थी। स्वयं उनकी पत्नी को ही इस विषय में उनसे विरोध था। इसलिए नहीं कि उसे अपने सास ससुर, देवर या जेठ आदि से घृणा थी, बल्कि उस विचार था, मतलब उनका विचार था कि यदि बहुत कुछ सहने और तरह देने पर भी परिवार के साथ निर्वाह ना हो सके, तो आए दिन की कलह से जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा यही उत्तम है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाया जाए। आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी। उसके बाप एक छोटी सी रियासत से तालुकेदार थे। विशाल भवन, एक हाथी, 3 कुत्ते, बाज, बकरी, सिकरे, झाड़ू, फानूस, अनरेरी, मजिस्ट्रेट और ऋण, जो एक प्रतिष्ठित तालुकेदार के योग्य पदार्थ है, सभी यहाँ विद्यमान थे।
नाम था भूप सिंह, पर बड़े उदार चित्त और प्रतिभाशाली पुरुष थे। पर दुर्भाग्य से लड़का एक भी ना था। 7 लड़कियां हुई। दैव योग से सब की सब जीवित रहीं। पहली उमंग में तो उन्होंने 3 ब्याह दिल खोलकर किए, पर 15-20 हजार रुपयों का कर्ज सिर पर हो गया तो आंखें खुली, साथ हाथ समेट लिया। आनंदी चौथी लड़की थी। वह अपनी सब बहनों से अधिक रूपवती और गुणवती थी। इससे ठाकुर भूप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे। सुंदर संतान को कदाचित उसके माता पिता भी अधिक चाहते हैं। ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे। इसका विवाह कहाँ करें? ना तो यही चाहते थे कि ऋण का बोझ और ना बढ़े। यही स्वीकार था कि उसे अपने को भाग्यहीन समझना पड़े। एक दिन श्रीकंठ उनके पास चंदे का रुपया मांगने आए। शायद नागरी प्रचार का चंदा था। भूप सिंह उनके स्वभाव पर रीझ गए और धूमधाम से श्रीकंठ सिंह का आनंदी के साथ ब्याह हो गया। आनंदी नए घर में आई तो यहाँ का रंग ढंग कुछ और ही देखा। जिस टीम टाम से उसे बचपन से ही आदत पड़ी हुई थी, वह यहाँ नाम मात्र को भी ना थी। हाथी घोड़ों का तो कहना ही क्या, कोई सजी हुई सुंदर बहली तक ना थी। रेशमी स्लीपर साथ लाई थी, पर यहाँ बाग कहाँ। मकान में खिड़कियां तक ना थी, न जमीन पर फर्श, ना दीवार पर तस्वीरें। यह एक सीधा साधा देहाती गृहस्थी मकान था। किंतु आनंदी ने थोड़े ही दिनों में अपने को इस नई अवस्था में ढाल लिया था, मानो उसने विलास के सामान कभी देखे ही ना हो। एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह 2 चिड़िया लिए हुए आया और अपनी भाभी से बोला, जल्दी से पका दो, मुझे भूख लगी है। आनंदी भोजन बनाकर उनकी राह देख रही थी। अब वह नया व्यंजन बनाने बैठी। हांडी में देखा तो घी पाव भर से अधिक ना था। बड़े घर की बेटी किफायत क्या जाने, उसने सब घी मांस में डाल दिया। लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी ना था। बोला, दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा? आनंदी ने कहा, घी सब मांस में पड़ गया। लाल बिहारी जोर से बोला, अभी परसों घी आया, इतना जल्दी खत्म? आनंदी उत्तर दिया, आज तो कुल पाव भर रहा होगा, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठी, उसी तरह भूख से बावला मनुष्य जरा जरा सी बात पर तिनक जाता है। लाल बिहारी को भौजाई के ऊपर बड़ी गुस्सा आई। वह ठिठाई बहुत बुरी मालूम हुई। तिनक कर बोला, मायके में तो चाहे घी की नदी बहती हो, स्त्रियां गाली सह लेती हैं, मगर मार भी सह लेती हैं, पर मायके की निंदा उनसे नहीं सही जाती। आनंदी मुंह फेर कर बोली, हाथी मरा भी तो 9 लाख का, वहां इतना घी नित्य नाई कहार खा जाते हैं। लाल बिहारी जल गया, थाली उठाकर पटक दी और बोला, जी चाहता है जीभ पकड़कर खींच लूं। आनंद को क्रोध आ गया, मुंह लाल हो गया। बोली, वह तो आज इसका मजा चखाते हैं। अब अनपढ़ उजड़ ठाकुर से न रहा गया। उसकी स्त्री एक साधारण जमींदार की बेटी थी। जब जी चाहता उस पर हाथ साफ कर लिया करता था। खड़ाऊ उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंकी और बोला, जिसके गुमान पर भूली हुई हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। आनंदी ने हाथ से खड़ाऊ रोकी, सिर बच गया, पर उंगली में बड़ी चोट आई। क्रोध के मारे हवा से हिलाते पत्ते की भांति कांपती हुई
अपने कमरे में खड़ी हुई स्त्री का बल और साहस, मान मर्यादा पति तक है। उसे अपने पति के ही बल और पुरुषार्थ का घमंड होता है। आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई। श्रीकंठ सिंह शनिवार को घर आया करते थे। बृहस्पति को यह घटना हुई थी। 2 दिन तक आनंदी कोप भवन में रही, ना कुछ खाया ना पिया, उनकी बाट देखती रही। अंत में शनिवार को वह नियमाकुल संध्या समय घर आए और बाहर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें, कुछ देश काल की संबंधी समाचार तथा कुछ नए मुकदमे आदि की चर्चा करने लगे। यह वार्तालाप 10 बजे रात तक होता रहा। गांव के भद्र पुरुषों को इन बातों में ऐसा आनंद मिलता था कि खाने पीने की सुध न रहती। श्रीकंठ को पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाता। ये 2-3 घंटे आनंदी ने बड़े कष्ट से काटे। इसी तरह भोजन का समय आया, पंचायत उठी, एकांत हुआ तो लाल बिहारी ने कहा, भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिए कि मुंह संभाल कर बातचीत किया करे, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। बेनी माधव सिंह ने बेटे की ओर साक्षी दी। हाँ, बहू बेटियों का यह स्वभाव अच्छा नहीं कि मर्दों से मुंह लगे। लाल बिहारी, वह बड़े घर की बेटी है तो हम भी कोई कुर्मी कहार नहीं। श्रीकंठ ने चिंतित स्वर से पूछा, आखिर क्या बात हुई? लाल बिहारी ने कहा, कुछ भी नहीं, यूं ही आप उलझ पड़ी। मायके के सामने हम लोगों को कुछ समझती ही नहीं। श्रीकंठ खा पीकर आनंदी के पास गए। वह भरी बैठी थी। हजरत की कुछ तीखे थे। आनंदी ने पूछा, चिंता तो प्रसन्न है? श्रीकंठ बोले, बहुत प्रसन्न है, पर तुमने आजकल घर में यह क्या उपद्रव मचा रखा है? आनंदी की तेवरियों पर बल पड़ गए। झुंझलाहट के मारे बदन में ज्वाला सी दहक उठी। बोली, जिसने तुमसे यह आग लगाई है उसे पाऊं मुंह झुलस दूं। श्रीकंठ ने कहा, इतनी गर्म क्यों हो, बात तो कहो। आनंदी ने कहा, क्या कहूं, यह मेरे भाग्य का फेर है, नहीं तो गवार छोकरा जिसको चपरासीगिरी करने की भी सहूर नहीं, मुझे खड़ाऊ से मारकर यूं न अकड़ता। श्रीकंठ ने बोला, सब हाल साफ साफ कहो तो मालूम हो, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। आनंदी ने कहा, परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा। घी हांडी में पाव भर से अधिक ना था। वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा, दाल में घी क्यों नहीं है? बस इसी पर मेरे मायके को बुरा भला कहने लगा। मुझसे ना रहा गया। मैंने कहा कि वहां इतना घी तो नाई कहार खा जाते हैं और किसी को जान भी नहीं पड़ता। इतनी सी बात पर अन्यायी ने मुझ पर खड़ाऊ फेंक मारी। यदि हाथ से ना रोकूं तो सिर फट जाता। उसी से पूछो मैंने जो कुछ कहा वह सच है या झूठ? श्रीकंठ की आंखें लाल हो गई। बोले, यहाँ तक हो गया, इस छोकरे को यह साहस? आनंदी स्त्रियों के स्वभाव अनुसार रोने लगी, क्योंकि आंसू उनके पलकों पर रहते हैं। श्रीकंठ बड़े धैर्यवान और शांत पुरुष थे। उन्हें कदाचित भी कभी क्रोध नहीं आता था। स्त्रियों के आंसू पुरुष की क्रोधाग्नि भड़काने में तेल का काम देते हैं। रात भर करवटें बदलते रहे। उद्विग्नता के कारण पलक तक नहीं झपकी। प्रातःकाल अपने बाप के पास जाकर बोले, दादा अब इस घर में मेरा निवाह न होगा। इस तरह की विद्रोही बातें कहने पर श्रीकंठ ने कितनी ही बार अपने मित्रों को आड़े हाथों लिया था, परंतु दुर्भाग्य से आज उन्हें
स्वयं ही बातें अपने मुंह से कहनी पड़ी। दूसरों को उपदेश देना भी कितना सहज है। बेनी माधव सिंह घबरा उठे और बोले, क्यों? श्रीकंठ ने कहा, इसलिए कि मुझे भी अपनी मान प्रतिष्ठा का कुछ विचार है। आपके घर में अब अन्याय और हठ का प्रयोग हो रहा है। जिनको बड़ों को आदर सम्मान करना चाहिए, वो उनके सिर पर चढ़ते हैं। मैं दूसरे का नौकर ठहरा घर पर रहता नहीं। यहाँ मेरे पीछे स्त्रियों पर खड़ाऊ और जूतों की बौछारें होती है। कड़ी बात तक चिंता नहीं, कोई एक दो कह ले, वहां तक मैं सह सकता हूँ, किंतु यह कदापि नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लात पड़े, घूंसे पड़े और दम ना भरूं। बेनी माधव सिंह कुछ जवाब ना दे सके। श्रीकंठ सदैव उनका आदर करते थे। उनके ऐसे तेवर देखकर बूढ़ा ठाकुर अवाक रह गया। केवल इतना ही बोला, बेटा, तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें करते हो। स्त्रियां इस तरह घर का नाश कर देती हैं। उनको बहुत सिर पर चढ़ाना अच्छा नहीं। श्रीकंठ कहा, मैं इतना जानता हूँ, आपके आशीर्वाद से ऐसा मूर्ख नहीं। आप स्वयं जानते हैं कि मेरे ही समझाने से इसी गांव में कई घर संभल गए, पर जिस स्त्री की मान प्रतिष्ठा का ईश्वर के दरबार में उत्तरदाता है, उसके प्रति घोर अन्याय और पशुवत व्यवहार मुझे असहनीय है। आप सच मानिए, मेरे लिए यह कुछ कम नहीं कि लाल बिहारी को दंड नहीं देता। अब बेनी माधव सिंह भी गरमाए, ऐसी बातें और ना सुन सके। बोले, लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, उससे जब भी भूल चूक हो उसके कान पकड़ो। लेकिन श्रीकंठ ने कहा, लाल बिहारी को मैं अब अपना भाई नहीं समझता। बेनी माधव सिंह ने कहा, स्त्री के पीछे? श्रीकंठ ने भी कहा, जी नहीं, उसकी क्रूरता और अविवेक के कारण। दोनों कुछ देर चुप रहे। ठाकुर साहब लड़के का क्रोध शांत करना चाहते थे, लेकिन यह नहीं स्वीकारना चाहते थे कि लाल बिहारी ने कोई अनुचित काम किया है। इसी बीच में गांव के कई सज्जन हुक्के चिल्लम के बहाने वहां बैठ गए। कई स्त्रियों ने जब यह सुना कि श्रीकंठ पत्नी के पीछे पिता से लड़ने पर तैयार है, तो उन्हें बड़ा खुशी हुआ। दोनों पक्षों की मधुर वाणियां सुनने के लिए उनकी आत्माएं तिलमिलाने लगी। गांव में कुछ ऐसे कुटिल मनुष्य भी थे जो इसकी नीतिपूर्ण गति पर मन ही मन जलते थे। वे कहा करते थे, श्रीकंठ अपने बाप से दबता है, इसीलिए वह दब्बू है। उसने विद्या पढ़ी है, इसीलिए वह किताबों का कीड़ा है। बेनी माधव सिंह उसकी सलाह के बिना कोई काम नहीं करते। यह उनकी मूर्खता है। इन महानुभावों की शुभकामनाएं आज पूरी हुई। कोई हुक्का पीने के बहाने और कोई लगान की रसीद दिखाने आकर बैठ गया। बेनी माधव सिंह पुराने आदमी थे, इन भावों को ताड़ गए। उन्होंने निश्चय किया, चाहे कुछ ही क्यों न हो, इन द्रोहियों को ताली बजाने का अवसर ना दूंगा। तुरंत कोमल शब्दों में बोले, बेटा, मैं तुमसे बाहर नहीं हूं, तुम्हारा जो जी चाहे करो। अब तो लड़के से अपराध हो गया है। इलाहाबाद का अनुभव रहित छल्लाया हुआ ग्रेजुएट इस बात को न समझ सका। उसे डिबेटिव क्लब में अब अपनी बात पर अड़ने की आदत थी। इन हथकड़ों की उसे क्या खबर। बाप ने जिस मतलब से बात पलटी थी, वह उसकी समझ में ना आया। बोला, लाल बिहारी के साथ अब इस घर में नहीं रह सकता। बेनी माधव जी बोले, बेटा, बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते। वह बेसमझ लड़का है, उससे जो कुछ भूल हुई है उसे तुम बड़े होकर क्षमा कर दो।
श्रीकंठ ने कहा, उसकी इस दुष्टता को मैं कदापि नहीं सह सकता। या तो वही घर में रहेगा या मैं ही। आपको यदि वह अधिक प्यारा है तो मुझे विदा कीजिए। मैं अपना भार आप संभाल लूंगा। यदि मुझे रखना है तो उससे कहिए जहां चाहे चला जाए। बस यह मेरा अंतिम निश्चय है। लाल बिहारी सिंह दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़ा भाई की बातें सुन रहा था। वह उनका बहुत आदर करता था। उसे कभी इतना साहस ना हुआ था कि श्रीकंठ के सामने चारपाई पर बैठ जाए, हुक्का पी ले या पान खा ले। बाप का भी इतना मान ना करता था। श्रीकंठ का भी उस पर हार्दिक स्नेह था। अपने होश में उन्होंने कभी उसे डांटा फटकारा तक ना था। जब वह इलाहाबाद से आते तो उसके लिए कोई ना कोई वस्तु अवश्य लाते। मूंग दर की जोड़ी उन्होंने ही बनवा दी थी। पिछले साल जब उसने ड्योर जवान को नागपंचमी के दिन दंगल में पछाड़ दिया तो उन्होंने पुलकित होकर अखाड़े में ही जाकर उसे गले लगा लिया था। 5 रुपए के पैसे लुटाए थे। ऐसे भाई के मुंह से आज ऐसी हृदय विदारक बात सुनकर लाल बिहारी को बड़ी ग्लानि हुई। वह फूट फूट कर रोने लगा। इसमें संदेह नहीं कि अपने किए पर पछता रहा था। भाई के आने से एक दिन पहले से उसकी छाती धड़कती थी कि देखूं भैया क्या कहते हैं। मैं उनके सामने कैसे जाऊंगा, उनसे कैसे बोलूंगा, मेरी आंखें उनके सामने कैसे उठेगी। उसने समझा था कि भैया मुझे बुलाकर समझा देंगे। इस आशा के विपरीत आज उसने उन्हें निर्दयता की मूर्ति बने हुए पाया। वह मूर्ख था, परंतु उसका मन कहता था कि भैया मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। यदि श्रीकंठ उसे अकेले में बुलाकर 2-4 बातें कह देते, इतना ही नहीं 2-4 तमाचे भी लगा देते, कदाचित उसे इतना दुख नहीं होता। पर भाई यह कहना भी मैं उसकी सूरत नहीं देखना चाहता। लाल बिहारी से सहा ना गया। वह रोता हुआ घर आया। कोठरी में जाकर कपड़े पहने, आंखें पोंछी, जिसमें कोई यह ना समझे कि रोता है। तामानंदी के द्वार पर आकर बोला, भाभी भैया ने निश्चय किया है कि मेरे साथ इस घर में ना रहेंगे। अब वह मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसीलिए मैं जाता हूँ। उन्हें फिर मुंह ना दिखाऊंगा। मुझसे जो कुछ अपराध हुआ उसे क्षमा करना। यह कहते कहते लाल बिहारी का गला भर आया। जिस समय लाल बिहारी सिंह झुकाए आनंदी के द्वार पर खड़ा था, उसी समय श्रीकंठ की आंखें लाल किए बाहर से आए। भाई को खड़ा देखा तो दूर घृणा से आंखें फेर ली और कतरा कर निकल गए, मानो उसकी परछाई से भागते हो। आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायत तो की थी, लेकिन अब मन में पछता रही थी। वह स्वभाव से ही दयावंती थी। उसे इसका तनिक भी ध्यान ना था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। वह मन में पति पर झुझला रही थी कि यह इतने गर्म क्यों होते हैं। उस पर यह भय भी लगा हुआ था कि कहीं मुझसे इलाहाबाद चलने को कहे तो कैसे क्या करूंगी। इस बीच में जब उसने लाल बिहारी को दरवाजे पर खड़े यह कहते सुना कि अब मैं जाता हूँ, मुझसे तो अपराध हुआ है, क्षमा करना, तो उसका रहा सहा क्रोध भी पानी हो गया। वह रोने लगी। मन का मैल धोने के लिए नयन जल से उपयुक्त और कोई वस्तु नहीं। श्रीकंठ को देखकर आनंदी ने कहा, लाला बाहर खड़े बहुत रो रहे हैं। श्रीकंठ ने कहा, तो मैं क्या करूं? आनंदी कहती है, भीतर बुला लो, मेरी जीभ में आग लगे। मैंने कहां से यह झगड़ा उठाया? श्रीकंठ ने कहा, मैं ना बुलाऊंगा। आनंदी ने कहा,
पछताओगे। उन्हें बहुत ग्लानि हो गई है। ऐसा ना हो कहीं चल दे। श्रीकंठ ना उठे। इतने में लाल बिहारी ने फिर कहा, भाभी, भैया से मेरा प्रणाम कह दो। वह मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं भी अपना मुंह उन्हें ना दिखाऊंगा। लाल बिहारी इतना कहकर लौट पड़ा और शीघ्रता से दरवाजे की ओर बढ़ा। अंत में आनंदी कमरे से निकली और उसका हाथ पकड़ लिया। लाल बिहारी ने पीछे फिरकर देखा, आंखों में आंसू भरे बोला, मुझे जाने दो। आनंदी ने कहा, कहाँ जाते हो? लाल बिहारी ने कहा, जहां कोई मेरा मुंह ना देखे। आनंदी, मैं न जाने दूंगी। लाल बिहारी ने कहा, मैं तुम लोगों के साथ रहने योग्य नहीं हूं। आनंदी ने कहा, तुम्हें मेरी सौगंध, अब एक पग भी आगे ना बढ़ाना। लाल बिहारी ने कहा, जब तक मुझे यह ना मालूम हो कि भैया का मन मेरी तरफ से साफ हो गया है, तब तक मैं इस घर में कदापि नहीं रहूंगा। आनंदी ने कहा, मैं ईश्वर को साक्षी देकर कहती हूँ कि तुम्हारी ओर से मेरे मन में तनिक भी मैल नहीं है। अब श्रीकंठ का हृदय भी पिघला। उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले लगा लिया। दोनों भाई खूब फूट फूट कर रोए। लाल बिहारी ने सिसकते हुए कहा, भैया, अब कभी मत कहना कि तुम्हारा मुंह ना देखूंगा। इसके सिवा आप जो दंड देंगे मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। श्रीकंठ ने कांपते हुए सिर में कहा, लल्लू, इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ। ईश्वर चाहेगा तो फिर ऐसा अवसर न आवेगा। बेनी माधव सिंह बाहर से आ रहे थे। दोनों भाइयों को गले मिलते देखकर आनंद से पुलकित हो गए। बोल उठे, बड़े घर की बेटियां ऐसे ही होती हैं, बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं। गांव में जिसने यह कहानी सुना, उसी के इन शब्दों में आनंदी के उदार को सराहा। बड़े घर की बेटियां ऐसे ही होती हैं। तो यह रही दो भाइयों की कहानी। यदि औरत समझदार है तो बिगड़ते हुए घर को सुधार भी सकती है। माना कि गलती हो गई थी, लेकिन आनंदी ने किस तरह से अपने टूटते हुए घर को बचा लिया। दोस्तों, आशा करती हूँ कि यह कहानी आप लोगों के दिल को छू गई होगी और अच्छी भी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करना। चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।